रहेगा 2026 की कमाई की थीम की बात करेंगे। आज हमारे साथ हेक्सागन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तुषार जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी टफ रहा है ये मार्केट, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट के लिए। निफ्टी तो फिर भी ठीक ठाक रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी पेन है। अब आपका क्या नज़रिया है 2026 के लिए? देखिए, हर साल के पहले जब हम माहौल देखते हैं तो हमेशा ईयर एंड की तरफ बिल्कुल माहौल का उल्टा होने का नज़र होता है। जब भी मेरे ख्याल से अभी काफ़ी नेगेटिव्स मार्केट में आ चुके हैं। एफआई सेलिंग्स चल रही है, रुपी आपका वीक है, आपकी ट्रेड सिचुएशन वीक है, वहाँ पे डील अभी तक नहीं आई है। तो सारे नेगेटिव्स जो हैं फिलहाल मार्केट में प्राइस हो रहे हैं। प्राइस जो नहीं हो रहा है उसके बारे में देखें। जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी कई एजेंसीज से अपग्रेड हो रही है। अर्निंग्स ग्रोथ जो पहले 2 क्वार्टर, जो फाइनेंशियल साल के जो पहले 2 क्वार्टर होते हैं, उसमें काफ़ी वीक रही है, मगर उसमें बाउंस बैक आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और आगे के लिए 27 के लिए, FY27 के लिए अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट में होने की संभावना है। ऐसे कई रिसर्च रिपोर्ट्स हमने अब तक देखे। तो ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल डिस्काउंट नहीं हो रही है। और जैसे हम 2-3 महीने और अपने पहले क्वार्टर में चलेंगे, तभी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें डिस्काउंट हो जाएंगी। और जो अनसर्टनिटी है जो आज हमें दिख रही है मार्केट में, वो शायद जब कब कम होती है, दिखती है, उसके बारे में धीरे से मार्केट में तेजी आने का संभावना है। मेरे ख्याल से मिडल ऑफ दिस ईयर 2026 एंड टुवर्ड्स द एंड तेजी दिखने का चांस बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो फंडामेंटल्स में स्ट्रेंथ दिख रही है वो मार्केट प्राइस में कभी ना कभी दिखनी चाहिए। चलिए, तो 2026 में 2025 में एक थीम जिसने अच्छा किया वो थे बैंक्स और एनबीएफसी, खासतौर से पीएसयू बैंक्स। तो 2026 में भी क्या ये थीम अच्छा करेगी, और इसके अलावा कोई और थीम जो आपको पसंद हो? मेरे ख्याल से बैंक्स ज़्यादातर अच्छा ही करेंगी, क्योंकि 2-3 चीज़ें, जैसे अभी मैंने कहा कि फंडामेंटल्स धीरे धीरे प्राइस में आ जाती हैं। जैसे पिछले साल आपकी बैंकिंग सिस्टम में सबसे अधिक अच्छी क्वालिटी बैंक्स के बुक्स में दिखने चालू हो गई थी। जो स्ट्रेस हमने बैंकिंग सेक्टर में देखा था वो पूरी तरह से निकल गया था। कैपिटल भी काफ़ी स्ट्रांग था और डिपॉजिट ग्रोथ भी हमने 2025 में देखी। उसका नतीजे अब हम प्राइसेस में देख रहे हैं, जो अभी ग्रोथ की तरफ सारी बैंक्स जा रही हैं। जो कंसोलिडेशन का पीरियड था 2-3 साल का, वो सब खत्म होने के बाद आगे जा रही हैं। मेरे ख्याल से ये मोमेंटम और थोड़ा सा आगे बढ़ने की संभावना है। और मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स एक प्रिफर्ड सेक्टर रहेगा 2026 के लिए भी। इसके अलावा मुझे कैपिटल गुड्स और कैपिटल फॉर्मेशन के जो स्टॉक्स हैं, जहां पर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट सेक्टर से इतने सालों तक नहीं दिखा था, वो दिखने चालू हो रहा है। तो उसके जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं, कैपिटल गुड्स हुआ, कैपिटल इंजीनियरिंग हुआ, या कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हुआ, वो सारे प्रोसेस इंडस्ट्रीज भी आगे जाके हमें स्ट्रेंथ दिखाएंगे। मेरे ख्याल से ये सेक्टर 2026 में हमको कुछ तेजी दिखा सकता है। अच्छा तुषार जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। CY25 ये वर्ष था कमोडिटीज़ का। आई मीन, चाहे आप प्रीशियस मेटल्स को लीजिए, इंडस्ट्रियल मेटल्स को लीजिए, ये डोमिनेशन कायम रहेगा क्या 2026 में जाते हुए भी? और एक और बात, जो मेटल्स की साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग थी 2020, 21, 22 में, वो जाके थोड़ी फीकी पड़ी थी जब यूक्रेन रशिया वॉर बढ़ा था। उससे पहले आपको याद होगा, हमें 22 के मिड में सारे मेटल स्टॉक्स ने क्या गजब मूव दिया था। ये वॉर अगर अपने अंतिम दौर में आई या फिर समाप्त हुई, तो मेटल्स के लिए क्या प्रोस्पेक्टिव बनेगा 2026 के लिए? देखिए, मेटल्स इज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो अभी फिलहाल के लिए जो ग्लोबल ग्रोथ की एस्टिमेट्स हैं, उसमें ज़्यादातर हमें दिखता है कि थोड़ी सी प्लेटोइंग नज़र आती है। उसके पीछे हम इतना ज़्यादा मेटल्स में पॉजिटिव नहीं है फिलहाल, क्योंकि अगर आपने सबसे बड़ी कमोडिटी जो ऑयल, क्रूड ऑयल को देखा, तो it is not really doing anything, and that is a feature of what demand there is
फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर ऑयल का प्राइस हमने लीडिंग इंडिकेटर देखा तो मेरे ख्याल से अभी इतनी तेजी, मतलब मल्टी ईयर तेजी दिखती नहीं है। सिक्लिकलिटी हर एक मेटल्स स्टॉक्स में होती है, तो वो शायद दिखने लगेगी क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई को लेके कभी ऊपर या नीचे हो चलती है। रही बात पिछले साल मेटल्स की तेजी की, शायद प्रेशियस मेटल्स उसमें से ज़्यादा दिखा हमने इंक्रीज उसमें, बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। Gold went up because of purchases from the central banks, and silver also because suddenly there was a demand for store of value, and as a result of which we suddenly saw a shortage in silver. Silver की प्रोडक्शन में भी शॉर्टेज हुआ और डिमांड भी बढ़ गया। इसके लिए ये दोनों मेटल्स में हमने बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी। आगे जाके या इस डिमांड को बरकरार रखने में सेंट्रल बैंक्स अगर ज़्यादातर इंटरेस्ट रखती हैं तो शायद ये प्राइसेस बढ़ भी सकती हैं। मगर अगर ऐसा लगने लगे कि नॉर्मल सी फाइनेंशियल मार्केट्स में आ रही है, थोड़ी सी जो ओवर वैल्यूएशन है वो करेक्ट हो रही है, तो शायद मेरे ख्याल से फाइनेंशियल मार्केट्स में भी तेज़ी आने की संभावना है। मगर फिलहाल के लिए एज अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक अवस्था जो ग्लोबल है उसमें काफ़ी वीकनेस है, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स एलोकेटर्स हैं, वो प्रेशियस मेटल्स को अभी भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्रेफरेंस देंगे। इसके लिए इसकी प्राइस घटने की कोई संभावना मुझे नहीं लग रही, मगर यहाँ से अगर जैसे पिछले साल इतनी तेजी दिखा दी उतनी ही इस साल बरकरार रखेगी कि नहीं, इसके बारे में इतना कॉन्फिडेंस मुझे अभी नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से ग्लोबल वातावरण में सतर्कता से देखने की ज़रूरत है, और ख़ास करके यूएस इकोनॉमी जो फ़िलहाल के लिए इन्फ्लेशन के लिए तैयार हो रही है, वो कितनी स्लो डाउन होती है उसके ऊपर काफ़ी मेटल्स में भी उसका प्रभाव रहेगा। अच्छा तुषार सर, ये ऑटो ऑटो की हर डिवीज़न चली, आप देखिए ना, आप टू व्हीलर चले, पैसेंजर व्हीकल चला, कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेन ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है। बट जो स्पेशली रूरल से जुड़ा होता है वो होता है टू व्हीलर स्पेस। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो एक रिकवरी मोड में था, हीरो मोटोकॉर्प ऑल टाइम हाई पे गया। आप अगर 2026 में ऑटो की कोई थीम खेलना चाहेंगे तो वो क्या होगी, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम बहुत लोअर ब्याज दरों के साथ 2026 में जाएंगे, फर्दर रेट कट्स की भी संभावनाएं हैं, तो सबसे बड़ा डिमांड फैक्टर अगर कहीं पर पुश करेगा इन तीनों में से तो वो कौन सा होगा? आपका झुकाव किस तरफ होगा? देखिए, मेरे ख्याल से रूरल डिमांड रबी क्रॉप के अच्छे होने के पीछे काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दिखा देगा। इसके लिए मुझे लग रहा है कि जो टू व्हीलर और जो एंट्री लेवल फोर व्हीलर्स की मार्केट है, वहाँ पर ज़्यादातर मुझे वॉल्यूम इंक्रीज की संभावना दिखती है। मगर ये आपको स्टॉक प्राइस को लेके थोड़ा सा बैलेंस्ड व्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि हीरो मोटर और जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, टीवीएस वगैरह, इनमें वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन स्टॉक प्राइस, सो इट डज नॉट मीन दैट इट विल कंटिन्यू, इट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन सम ऑफ दैट बॉयंसी। और आपको ये तो याद ही होगा कि जीएसटी के घटने से जो डिमांड में सारी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने उनके मार्केट में इंक्रीज देखी, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा कि ये मोमेंटम कितना और बरकरार हो जाता है और कितना स्ट्रॉन्ग रह जाता है इस साल के लिए। एक बार बबल तो नहीं कहूँगा, मगर एक बर्स्ट ज़रूर आता है जहाँ पर सारा डिमांड जो अक्यूमुलेटेड होता है प्राइस घटने से बिल्कुल मार्केट में एंटर होता है, मगर वो कितना सस्टेनेबल है वो भी हमको देखना पड़ेगा, और वो रूरल डिमांड से मेरे ख्याल से सपोर्ट होगा उसका। और रबी क्रॉप की जो रियलाइजेशंस है वो शायद मिड ईयर में होती है, तो इसी के लिए मुझे पूरे इकोनॉमी में काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि बिटवीन मिडल ऑफ दिस ईयर, मई जून के तरफ हमें ये इकोनॉमिक डेटा में भी समझ में आएगा, और इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा वहाँ से बढ़ जाएगा। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो लो इन्फ्लेशन के लिए हमारी कम दिख रही है, वो भी इम्प्रूव होने चालू हो जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, अच्छा,
एक स्पेस जहाँ पर काफ़ी पैसा बना वो थी कैपिटल मार्केट से जुड़ी स्पेस। हालांकि इसमें करेक्शन आई पिछले 6 महीनों में। यहाँ आपका क्या व्यू है? क्या ये कंपाउंडिंग स्टोरी है? आपके पोर्टफोलियो में है क्या ये स्टॉक्स? डेफिनेटली जो इंटरमीडियरीज हैं, जो हम डायरेक्टली मार्केट से जुड़े हुए नहीं हैं, जैसे ब्रोकर्स हैं वगैरह, मगर जो इंटरमीडियरीज हैं, जो रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स हैं, जो एनेबल करते हैं कैपिटल मार्केट की एक्टिविटी, मेरे ख्याल से वहाँ पे सस्टेनेबल अर्निंग्स अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी। जहाँ कहीं भी मार्केट जाता है वहाँ से उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होने के लिए उनकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो काफ़ी स्टेडी और परपेचुइटी में होने वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। इसके लिए जब आप स्टॉक मार्केट या मार्केट रिलेटेड कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स देखते हैं, तो जब मार्केट ऊपर चले जाता है तो फ्रंट एंडर्स जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, उनकी वॉल्यूम्स में हम बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखते हैं। इसके लिए वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। मगर जब मार्केट ऊपर नीचे है, जैसे कि पिछले साल था और शायद ये साल भी होने की संभावना है, तो वो जो स्टेडी कंपाउंडर्स हैं, एसेट मैनेजर्स हैं, वो ज़्यादातर इस माहौल में कंटिन्यूअसली अर्निंग्स दिखाने की क्षमता दिखाते हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से जब फंडामेंटल्स देखें तो विद इन द कैपिटल मार्केट सेक्टर आई थिंक वी कैन डेफिनेटली चूज सम कंपनीज व्हिच विल सस्टेन द अर्निंग्स मोमेंटम। बट इतना भी है कि डिस्कवरी का जो माहौल था, जहां पर मल्टीपल अपग्रेड हो गया था, जहां पर 20 टाइम के मल्टीपल सडनली 20 50 60 तक होने लगेंगे, तो ये माहौल में विनर्स आज ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से ये जब टेम्पर हो जाएंगे, अर्निंग्स ग्रोथ जब उनकी मैच हो जाएगी, तब वहां पर शायद वापस तेजी आने का संभावना है। मगर फिलहाल के लिए तो मेरे ख्याल से जो मीडियम रेंज की रिटर्न्स हैं वही अपेक्षित होनी चाहिए इसमें। ओके अच्छा सर, इंश्योरेंस स्टॉक्स जिन्होंने मोटे तौर पे पोस्ट कोविड अच्छा पैसा बना के दिया, मोस्ट ऑफ द लिस्टिंग्स जो थी वो पोस्ट कोविड ही आई, अच्छा पैसा बना के भी दिया। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ SBI लाइफ, 900 रुपये का स्टॉक आज 2000 रुपये का स्टॉक है, अच्छे वैल्यूएशंस पे भी मिल रहा है। कल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पास हो गया, अब आपका विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी सीधे सीधे अगर आप देखें यहाँ पे आ सकती है। दूसरा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो कमीशन है वो भी कम हो जाएगा। अब आपका इस स्पेस पे टेक क्या है? क्या ये इसी प्रकार की ग्रोथ रजिस्टर कर सकते हैं आने वाले 2-3 वर्षों में, और प्राइस पे क्या इम्पैक्ट दिख रहे हैं आप इसका? देखिए, सारे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस ही क्यों लें, हमारी देश में जितनी हमारी आबादी है और जितनी पेनिट्रेशन इन प्रोडक्ट्स की है, उस कंपैरिजन में अभी तो मुझे ये मल्टी ईयर स्टोरी लगती है। इसका मतलब दो तरफा है। एक तो इसका ये मतलब नहीं कि अगले साल ही में कुछ होगा, मगर अगर आपको लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स की अगर खोज है, तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट्स तो नो ब्रेनर्स हैं कि जितनी पेनिट्रेशन आज हमारी कम है, उसकी कोई भी परसेंटेज वृद्धि अगर आप उसमें लें, तो आपको एक अनुमान आप बना सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस हुआ, जनरल इंश्योरेंस हुआ, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस लीजिए कि कार्स में जितनी सेल ज़्यादा बढ़ती है तो नेचुरली आपकी ऑटो इंश्योरेंस वगैरह उसमें भी उतनी ही बढ़ोतरी होती है। सो इट इज़ अ रिलेटेड इंडस्ट्री। हेल्थ इंश्योरेंस इस कंट्री में कुछ ज़्यादातर बिक ही नहीं रहा था क्योंकि सारे अपनी इक्विटी से हेल्थ पे खर्चा करते थे। मगर खर्चा बढ़ने के बाद अब इंश्योरेंस की नीड आ चुकी है। इसका मतलब इनकी पेनिट्रेशन जो पहले बिल्कुल भी नहीं थी, जितनी हो सकती है उसका बस अनुमान हमको करना है। और जैसे ही ऑर्गेनाइज्ड वे में ये आगे बढ़ता है तो आपको ये मल्टी ईयर का कंपाउंडिंग मिलता है। इसमें कई सारी कंपनियां आती हैं, हॉस्पिटल्स आती हैं, फार्मास्यूटिकल्स आती हैं। तो मेरे ख्याल से ये इंडिया स्टोरी का सेंटर है। तो मेरे ख्याल से अगले क्वार्टर में, अगले साल में विनर्स देखने के बजाय अगर हमने एक मल्टी ईयर व्यू लिया, तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर द पेनिट्रेशन लेवल्स बिकम क्लोजर टू डेवलप्ड मार्केट्स। तो ये तो गिवन है, मगर आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि जो कंपनी ऑलरेडी जो प्रॉमिस उनकी प्राइस में दिखा रही हैं, शायद वहां से पैसे उस स्टॉक में ना बने।
मगर ये सेक्टर ग्रोथ के लिए पॉइज्ड है। जहां कहीं भी रीजनेबल वैल्यूएशन लगता है, जहां कहीं भी कॉन्फिडेंस है कि इस मार्केट में वो काफ़ी अच्छा आगे कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वहां पर इन्वेस्टेड रहना और हमेशा रहना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहे। चलिए तुषार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।